हेलो एवरीवन। हम लोग इस वीडियो में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का बचा हुआ पार्ट देखने जा रहे हैं। सेकेंड वीडियो है ये। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसका सेकेंड लेक्चर है, लेक्चर 2 है। तो अब इसमें हमें देखना है कि जो मैटर मैग्नेट नहीं होते, हमने देखा था कि मैटर दो टाइप के होते हैं। एक तो मैग्नेट्स और नॉन मैग्नेट्स। तो हमने लास्ट लेक्चर में मैग्नेट के बारे में देखा था। आज हम लोग नॉन मैग्नेट्स के बारे में देखेंगे। ये नॉन मैग्नेट मैग्नेट नहीं है, तो इनको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, ये सब देखना है। बट उससे पहले थोड़ा सा मॉलिक्यूलर लेवल पे समझेंगे कि मैग्नेट मैग्नेट क्यों है और नॉन मैग्नेट नॉन मैग्नेट क्यों है। थोड़ा ये हम मॉलिक्यूलर लेवल पे समझेंगे। तो इसके लिए देखिए, हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी मैटर में क्या होंगे, एटम्स होंगे। एटम के अराउंड में, सराउंडिंग में, ऐसे ऑर्बिटल में, एटम में न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होंगे। तो इसका मतलब हर एक एटम में एक ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, मतलब करंट कैरिंग एक सर्कुलर लूप फॉर्म हो रहा है। और हमें पता है कि हर एक करंट कैरिंग लूप जो होगा वो एक मैग्नेटिक डाइपोल है, जिसका कुछ डाइपोल मूवमेंट होगा, एम उसका कुछ डाइपोल मूवमेंट होगा। और कोई भी हम करंट कैरिंग लूप के डाइपोल का यूज करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक डाइपोल है। तो हम ऐसे एक डाइपोल का यूज करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हर एक मैटर में क्या है, ऐसे बहुत सारे एटम्स होते हैं और हर एक एटम में क्या है, करंट कैरिंग लूप है। मतलब एक हर एक एटम एक मैग्नेटिक डाइपोल है, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जैसे एटम में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, हो सकता है पेयर में हो या फिर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर वो पेयर में होंगे ना, अगर कोई एटम में इलेक्ट्रॉन पेयर में होंगे, तो कोई एक इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहा है, दूसरा इधर घूम रहा है, तो वहां पर ना दो इलेक्ट्रॉन है, तो वहां पर उनका नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा ना। तो ऐसे एटम जिनमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर में है ना, वो उनमें सिंगल एटम कभी भी एक मैग्नेटिक डाइपोल नहीं बन पाएगा। मैग्नेटिक डाइपोल के लिए क्या होना चाहिए, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, सो दैट कि उसके करंट कैरिंग उसके वजह से करंट कैरिंग लूप फॉर्म हो सके। जो भी इनर्ट गैसेस होती हैं, इनर्ट गैसेस में क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन जो होंगे पेयर्ड होते हैं, तो वो कभी भी उसका नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट नहीं आ पाएगा। तो जिसमें नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट आ पाएगा, उसका हर एक एटम आप क्या मान सकते हो, एक मैग्नेटिक डाइपोल मान सकते हो ना। तो उसमें जैसे आपने कोई भी मैटर लिया, तो उसके अंदर बहुत सारे एटम है, तो वो एटम को अगर हम उसके मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का यूज करके रिप्रेजेंट करें, ऐसे एरो का, तो उसमें ऐसे रैंडम डायरेक्शन में वो होते हैं। या ये भी हो सकता है कि सारे कोई एक डायरेक्शन में हो, या हो सकता है वो रैंडम डायरेक्शन में हो। ऐसे दोनों पॉसिबिलिटी हैं। तो जिसमें वो कोई एक ही डायरेक्शन में किसी वजह से अरेंज हो जाते हैं एटम, वो मैग्नेट होते हैं। और जिसमें वो रैंडम डायरेक्शन में अरेंज रहते हैं, वो नॉन मैग्नेट्स हैं। तो अभी देखिए क्या होगा, मैग्नेट में क्या हो रहा होगा, अगर सारे ऐसे अरेंज होंगे तो बीच में तो क्या होंगे, ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। लेकिन एंड पे क्या होगा, जैसे ये नॉर्थ पोल बच गया यहाँ पर और यहाँ पे सबका टेल बचा, मतलब साउथ पोल। तो इसलिए हर एक मैग्नेट के एंड पे हमें पोल मिलते हैं ना। यहाँ पे ऐसे हमने बोला नॉर्थ पोल मिल रहा है, यहाँ साउथ पोल। अगर आप बीच से कट करोगे, बीच से कट करोगे तो क्या होगा, और आपने यहाँ से कट किया तो क्या हो रहा होगा, अब ये वाले सबके हेड यहाँ पे बचेंगे ना, और इधर इसका टेल बच रहा है ना। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे हैं, मैंने कुछ एक दिखाए हुए हैं। यहाँ पर ऐसे ही इसका टेल आ जाएगा,
है। तो यहाँ पे नॉर्थ बन गया, यहाँ साउथ बन गया, यहाँ साउथ बन गया, यहाँ नॉर्थ बन गया है। मैग्नेटिक डाइपोल में जहाँ हेड है वहाँ नॉर्थ पोल है, जहाँ टेल है वहाँ साउथ पोल है। नॉर्थ मतलब पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज, साउथ मतलब नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज। तो अभी तक देखिए हमने क्या क्या समझा। हमने ये समझा कि हर एक मैटर में जो एटम होगा वो हो सकता है कि हर एक एटम एक मैग्नेटिक डाइपोल हो, या फिर हो सकता है कि वो मैग्नेटिक डाइपोल नहीं हो। हर एक मैटर में हमें पता है कि एटम्स होंगे। अब हर एक एटम इंडिविजुअली देखें तो हो सकता है कि वो एक मैग्नेटिक डाइपोल हो, या फिर हो सकता है कि वो मैग्नेटिक डाइपोल ना हो अगर उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, एटम डाइपोल ना हो। ये कब होगा? जब उसमें इलेक्ट्रॉन जो होंगे पेयर्ड में होंगे। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वहां पर एक एटम को आप एक मैग्नेटिक डाइपोल मान सकते हो। फिर वो डाइपोल कैसे अरेंज है? वो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में अरेंज है, तो नेट हमें यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट नहीं मिलेगा ना, नेट डाइपोल मूवमेंट यहाँ का 0 है। लेकिन अगर सारे एक ही डायरेक्शन में अरेंज है तो वहां पे कुछ नेट डाइपोल मूवमेंट मिलेगा ना, तो वो मैग्नेट बन जाते हैं। और नॉन मैग्नेट्स में वो रैंडमली अरेंज रहते हैं। तो पहले तो हमने मॉलिक्यूलर लेवल पे ये समझ लिया कि मैग्नेट और नॉन मैग्नेट का रीजन क्या है। मैग्नेट्स में सारे मैग्नेटिक डाइपोल मतलब एटम्स का जो डाइपोल मूवमेंट होगा वो एक ही डायरेक्शन में होगा, जबकि नॉन मैग्नेट में वो रैंडमली अरेंज होगा। ऑल मतलब यहाँ पर मोस्ट ऑफ द से मतलब है ना, मतलब मोस्ट ऑफ द यहाँ पे हो सकता है कुछ इधर उधर भी हो, बट मोस्ट ऑफ द जो होंगे वो एक ही डायरेक्शन में होंगे। ऑल की जगह यहाँ मोस्ट लिखता हूँ ना। तो अभी हम लोग कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? ये वाला पढ़ने जा रहे हैं। ये वाला हमने पढ़ लिया ना कि मैग्नेट्स के बारे में प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली। अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं। तो जो भी नॉन मैग्नेट्स होंगे उसमें हम मैटर को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है डायामैग्नेटिक मैटर, दूसरा होता है पैरामैग्नेटिक मैटर, और तीसरा होता है फेरोमैग्नेटिक मैटर ना। तो ऐसे हम मैटर को 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। अब डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक ये किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है वो हम लोग अभी समझते हैं। अब देखिए ये हम लोग समझने के लिए इन मटेरियल को हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो इसमें हम लोग पहला देख रहे हैं डायामैग्नेटिक।
देखिए डायमैग्नेटिक में क्या होगा, जो सिंगल एटम होगा उसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो इसलिए जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे सब पेयर्ड होंगे। तो अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक सिंगल एटम का 0 है। तो मतलब हर एक इंडिविजुअल एटम एक मैग्नेटिक डायपोल नहीं होता ना। तो इसमें क्या है, इंडिविजुअल जो कोई भी एटम ले लो उसका डायपोल मोमेंट 0 है। तो एक तो ये ऐसे मटेरियल जो जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे उनमें ही ऐसा होगा ना। तो यहाँ पर दूसरा, जब भी अभी हम ऐसे कोई भी मैटर में मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, कोई भी मैटर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वहां क्या होगा, सपोज हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहा है ना? और हमने यहाँ पे मान लीजिए आउट ऑफ द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड में रखा है इसको, तो वहां पे क्या होगा, हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन की वजह से, इस वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से इधर को करंट फ्लो होना चाह रही है और इसकी वजह से इधर को फ्लो हो रही है, नेट करंट 0 फ्लो हो रही है। लेकिन अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये क्या करेगा, इसकी वजह से आउट ऑफ द प्लेन फ्लक्स आ रहा है, तो वो फ्लक्स को कम करना चाहेगा ना। कम करने के लिए क्या होगा, ऐसे करंट फ्लो होगी तब वो फ्लक्स कम हो पाएगा। तो मतलब ये वाली करंट टेंडिंग टू इंक्रीज होगी और ये वाली करंट डिक्रीज होगी, तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, इन दोनों का नेट कुछ आई डैश ऐसे करंट आ जाएगा। तो ये क्या करेगा, इसका अपोज करना चाहेगा। समझे ना, डायमैग्नेटिक मटेरियल को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, वहां पे ऐसा करंट कैरिंग लूप बनेगा जो इसका अपोज कर सके। ये फैराडे लॉ जो होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर उसका अपोज करते हैं, उससे रिपल्सन फील करते हैं। तो डायमैग्नेटिक ड्यू टू, जो हमने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ना, रीजन क्या रिपल्सन का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगर हम कोई डायमैग्नेटिक मैटर का एक बार ले लें और उसको फ्रीली सस्पेंड करें मैग्नेटिक फील्ड में, मान लीजिए इधर नॉर्थ पोल है इधर साउथ पोल है, तो ये क्या होगा, इससे 90 डिग्री पे जाके रुकेगा ना, ऐसे नहीं रुकेगा। आप जब ऐसे रखेंगे तो ये टर्न होकर के ऐसे आ जाएगा, उससे परपेंडिकुलर ना, उसके परपेंडिकुलर आ जाएगा ना। रिपल्सन फील कर रहा है ना, तो वो जितना आगे जाना चाहेगा जाएगा तो ऐसे परपेंडिकुलर आके रुकेगा। तो ये तो हमारा हो गया डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो ये क्या होता है, जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो रिपल्सन फील करता है, और ये रिपल्सन बहुत स्लाइट होता है क्योंकि ये जो इंड्यूस करंट आएगी ये बहुत कम होगी ना। तो रिपल्सन होगा ये बहुत स्ट्रांग नहीं होगा ना, वीक रिपल्सन होगा। दूसरा हम लोग मैटर देखने जा रहे हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल।
पैरामैग्नेटिक मटेरियल में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड एग्जिस्ट करेंगे ना। कोई एटम में अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसके वजह से क्या होगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहा है तो इसमें आप बोल सकते हो कि एक नेट करंट फ्लो हो रही है ऐसे इस डायरेक्शन में। तो ये क्या है, करंट कैरिंग डाइपोल बन गया ना। अब ये करंट कैरिंग डाइपोल है तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में इंडिविजुअल एटम एक क्या है, एक मैग्नेटिक डाइपोल होगा। और वो डाइपोल्स जो होंगे मैटर के अंदर वो रैंडमली अरेंज रहते हैं, तो कोई नेट मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा, लेकिन एक इंडिविजुअल एटम एक मैग्नेटिक डाइपोल होगा। पैरामैग्नेटिक मटेरियल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका हर एक एटम एक इंडिविजुअल एटम एक करंट कैरिंग लूप की तरह है, जिसका मतलब वो एक करंट कैरिंग लूप मतलब एक डाइपोल की तरह है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स ईच एटम ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल will be a magnetic dipole। अब अगर हम कोई पैरामैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वहां पे क्या होगा, जैसे ये एक एटम हम देख रहे हैं जिसमें हमने मान लिया कि कुछ ऐसे करंट फ्लो हो रही है इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व होने की वजह से, और यहाँ आउट ऑफ द प्लेन अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाई, तो आउट ऑफ द प्लेन अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो क्या होगा, ये इसका अपोज करना चाहेगा ना। अगर आउट ऑफ द प्लेन फ्लक्स आ रहा है तो ये इसका अपोज करना चाहेगा। तो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, ये अभी ऐसे घूम रहा है तो इस करंट का फ्लक्स अंदर को है। इस करंट का फ्लक्स अगर आप निकालेंगे राइट हैंड थंब रूल से तो अंदर है, और ये वाला फ्लक्स बाहर है जो आउट ऑफ द प्लेन है। तो ये आउट ऑफ द प्लेन वाले फ्लक्स को बढ़ाना चाहेगा ना, कम करना चाहेगा ना, इसके बी के आते ये इसको कम करना चाहेगा। तो कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इन टू द प्लेन वाला फ्लक्स अपना बढ़ाना पड़ेगा। मतलब इसको अपना करंट अगर बढ़ाएगा तो इन टू द प्लेन वाला फ्लक्स बढ़ेगा तो ये अपोज हो जाएगा। तो ये इसको अपोज करेगा ना, अपोज करने की वजह से इसकी करंट बढ़ गई, ठीक है, लेकिन करंट बढ़ने के बाद भी करंट है, और ये करंट का डायरेक्शन किधर है, इन टू द प्लेन है। मतलब आप यहाँ पे एक मैग्नेटिक डाइपोल है ना, इसने अपोज किया ये ठीक है, लेकिन अपोज करने के बाद भी ये है तो ये एक मैग्नेटिक डाइपोल ना। अगर ये एक मैग्नेटिक डाइपोल है तो वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन फील करेगा नहीं। फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग ये रिपल्सन तो होगा इसमें भी, लेकिन उसके बाद भी यहाँ जो ये डाइपोल है, एक डाइपोल तो मैग्नेटिक फील्ड में हमेशा अट्रैक्शन ही फील करेगा ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, जब हम मान लीजिए कोई मैटर लेते हैं, वो रैंडमली उसमें ऐसे अलग अलग डायरेक्शन में ये अरेंज है, और इसको अगर हमने कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो भले ही इनके मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट थोड़ा करंट चेंज होगा, उसके वजह से एम की वैल्यू थोड़ी चेंज होगी, बट हर एक है तो एक मैग्नेटिक डाइपोल ना। तो ये क्या करेंगे, खुद को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अरेंज करना चाहेंगे ना, खुद सबको अपने को ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अरेंज करना चाहेंगे ना। हर एक डाइपोल क्या होता है, फील्ड के डायरेक्शन में खुद को अरेंज करना चाहता है ना।
तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड का में अट्रैक्शन फील करेगा। अगर मान लो इधर से बी आ रहा है तो इधर साउथ पोल बन गया ना, साउथ पोल इधर को अट्रैक्ट हो रहा होगा। अगर बी मान लो इधर को है और इंक्रीज चेंज हो रहा है ना, आपने मान लीजिए यहां पर एक ऐसा ठीक है, वो अभी समझते हैं। तो ये देखिए क्या होता है, तो देखिए हम लोग ये देख रहे थे कि अगर कोई भी एटम को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वहां पर डायामैग्नेटिज्म तो ये भी शो करेगा ना, लेकिन ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल का हर एक एटम एक मैग्नेटिक डाइपोल है, तो वो डाइपोल वाली प्रॉपर्टी ज्यादा शो करेगा, क्योंकि ये तो स्लाइटली चेंज हुआ, हल्का सा आई चेंज हुआ, बट रहेगा तो ये डाइपोल ही ना, तो डाइपोल वाली सारी प्रॉपर्टी शो करेगा। तो अगर वो डाइपोल वाली प्रॉपर्टी शो करेगा तो क्या होगा, अगर मैंने मान लीजिए मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और इसके बीच में एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल के बार को सस्पेंड किया, तो वो डाइपोल है ना, तो डाइपोल है तो वो खुद को कैसे अरेंज करेगा ना, वो उस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में खुद को अरेंज करेगा ना। यहाँ नॉर्थ पोल है तो इधर को इसके सबके साउथ पोल आ गए होंगे, यहाँ साउथ पोल है तो इधर इसके नॉर्थ पोल आ गए होंगे ना, सब इसके डाइपोल्स ऐसे अरेंज हो गए होंगे ना। यहाँ पे वो परपेंडिकुलर नहीं होगा ना, ये पोल इससे अट्रैक्शन फील कर रहा होगा, ये इससे अट्रैक्शन फील कर रहा होगा ना, यहाँ रिपल्सन फील नहीं होता ना, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन फील होता है। बाकी ज्यादा डिटेल अभी हम लोग थोड़ा आगे कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पढ़ेंगे फिर देखेंगे। तो मेनली हमें ध्यान क्या रखना है, डायामैग्नेटिक में सिंगल एटम मैग्नेटिक डाइपोल नहीं होता, और जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो हमें जो फैराडे लॉ पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग वो इंड्यूस्ड फ्लक्स का जो भी फ्लक्स आ रहा है उसकी वजह से रिपल्सन फील करेगा, वो ऐसे करंट अपने अंदर फ्लो कराएगा कि उसका अपोज कर सके फ्लक्स का। पैरामैग्नेटिक में भी डायमैग्नेटिज्म शो होता है, बट वो डोमिनेटिंग फैक्टर नहीं हो पाएगा क्योंकि ये हर एक एटम यहाँ पे एक डाइपोल है, तो उसका इफेक्ट ही फाइनल इफेक्ट दिखेगा। फिर हम लोगों को अब थर्ड इसमें देखना है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। यहाँ पे देखिए मैंने सारे के सारे एक ही लाइन में अरेंज कर दिए हैं, इसमें जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं सारे नहीं अरेंज होंगे, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा उस हिसाब से ये अरेंज होते जाते हैं ना। ये है कि बी के डायरेक्शन में अरेंज होने का ये ऑर्डर नंबर बढ़ता जाएगा ना। यहाँ तो मैंने एक रफ डायग्राम दिखाया है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में देखिए क्या होगा, उसमें भी अगर आप एक इंडिविजुअल एटम लेंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल एटम एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा। तो इसमें सिंगल एटम एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह रहता है। डिफरेंस बस यहाँ पे पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में क्या है, पैरामैग्नेटिक में सारे वो रैंडमली अरेंज रहते हैं
एटम्स रैंडमली ऐसे अरेंज है। लेकिन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में यहाँ पे रीजन्स बन जाते हैं, जैसे कुछ जगह पर ऐसे लोग अरेंज होंगे मैग्नेटिक डाइपोल, कुछ जगह पे ऐसे अरेंज होंगे, अलग अलग रीजन में अलग अलग डायरेक्शन में अरेंज रहते हैं। तो इनको हम लोग डोमेन बोलते हैं। हम यहाँ पे ऐसे बना देंगे कि ये एक डोमेन है, ये एक डोमेन है, ऐसा हमने एक रफ डोमेन दिखाया ना। इधर सब ऐसे अरेंज हैं, इधर ऐसे हैं, इधर ये कोई मैंने ये एक रफली डायग्राम दिखाया ना। इन सबको हम नाम देते हैं डोमेन। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में ऑलरेडी ये रीजन्स बना देते हैं और उसमें एक रीजन में सारे मैग्नेटिक डाइपोल एक डायरेक्शन में होते हैं। ये हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। अब अगर आप फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, जैसे अभी हमने एक ऐसा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लिया, इसका एक ये डोमेन है, एक मैंने कुछ ऐसा बना दिया, ऐसे कुछ है, कुछ भी ऐसा रैंडम दिखा दिया ना। इसमें बहुत सारे डोमेन होते हैं, एक दो ही नहीं होंगे। एक मिनट, ऐसे कुछ कुछ रीजन्स दिखा देता हूँ रैंडमली। मान लीजिए इसमें ऐसे अरेंज है, इसमें कुछ ऐसे अरेंज है, इसमें कुछ ऐसे अरेंज है, इसमें कुछ ऐसे अरेंज है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में अरेंज होते हैं। जब हम इनको कोई मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, अगर हमने कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो ये क्या होते जाते हैं, जो उस डायरेक्शन वाला डोमेन होगा वो उसका बड़ा हो जाता है। तो ये डायरेक्शन में रखा है, तो ये भी इस डायरेक्शन में है, तो ये वाला डोमेन बड़ा हो जाएगा ना, ये और बड़ा हो जाएगा। मतलब इस डायरेक्शन वाले में ज्यादातर एटम इस डायरेक्शन में अरेंज हो जाएंगे और बाकी वाले जो डोमेन्स होंगे वो छोटे रह जाएंगे। अब तो अल्टीमेटली अब ये वाले का इफेक्ट दिखने लग जाएगा ना, और ये एक मैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने लग जाएगा। तो इसमें डोमेन्स होते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में, जिसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर वो डोमेन बड़ा हो जाता है और वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन शो करता है। डोमेन क्या है, कोई एक डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक डाइपोल्स अरेंज हुए हैं उस रीजन को ही हम लोग डोमेन बोल रहे हैं। तो देखिए डायामैग्नेटिक क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रिपल्सन फील करते हैं और बहुत वीकली रिपल्सन फील करते हैं। पैरामैग्नेटिक अट्रैक्शन फील करते हैं बट वो वीक अट्रैक्शन फील करते हैं। जबकि पर अट्रैक्शन फील करते हैं मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो शो करेंगे बट
वीकली शो करेंगे। अब पैरामैग्नेटिक जो होंगे, सॉरी फेरोमैग्नेटिक, वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो ऐसे करके हम लोग इनको कैटेगराइज कर सकते हैं मैटर को 3 पार्ट में, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। अब हमें कुछ मैथमेटिकल टर्म्स देखने हैं, कुछ डेफिनेशंस देखनी है, वो देख लेते हैं। तो इनमें हमें कुछ बेसिक टर्म्स देखने हैं पहले। तो ये बेसिक टर्म्स देखिए क्या है। जब भी हम कोई मैग्नेट, ये मैटर को, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक को जब हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो कैसा बिहेव कर रहे हैं, कितना मैग्नेटाइज हो जा रहे हैं, ये सब हमें स्टडी करने के लिए कुछ हमने बेसिक डेफिनेशंस बनाए हुए हैं। तो पहले वो देख लेते हैं, फिर उनका इफेक्ट देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला एक टर्म है मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इसको हम H लेटर से दिखाते हैं। जैसे कोई भी हमने मैटर लिया और उसको हमने किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B0 में रखा, तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये जानना चाह रहे हैं। तो ये जिस मैग्नेटिक फील्ड में हमने रखा है वो मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाय फ्री स्पेस की परमेबिलिटी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ये जो टर्म्स है मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ये सब टर्म कोई मैटर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो कैसा बिहेव करता है ना, उस सेंस में लेकर टर्म डिफाइन किया गया है। नॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड मतलब बी होता है, लेकिन यहाँ पर बी बाई म्यू नॉट को मैग्नेटिक फील्ड बोला गया है। इसकी यूनिट अगर आप निकालेंगे एच की तो वो आएगा एम्पियर मीटर ना, ये याद रखना है आपको ना, एम्पियर मीटर ऐसा यूनिट ना। एच क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाय परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। दूसरा हम लोग देख रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जिसको हम आई से दिखा रहे हैं। देखिए कोई भी जब हम मैग्नेटिक मैटर, कोई भी मैटर को जो हम मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B0 में, तो इसके अंदर के जो एटम्स हैं वो क्या होंगे, इसके डायरेक्शन में अरेंज होने लग जाएंगे। अगर वो पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक है तो अरेंज होने लग जाएंगे। तो इसके अंदर क्या होगा, अब नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट आएगा। अगर इस पूरे का वॉल्यूम मान लीजिए V है और इसमें इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट कुछ M है, तो इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बोलेंगे। जितना ज्यादा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट आएगा पर यूनिट वॉल्यूम, उतना ज्यादा हम बोलेंगे कि ये मैग्नेटाइज हो रहा है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। यहाँ पे M क्या है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ना। जब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो पहले तो रैंडम रहा होगा, फिर इसमें रखने पे वो ऐसे अरेंज होने लगा। तो जितना ज्यादा आया ऐसे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, वो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, V क्या है, वॉल्यूम ऑफ बॉडी, I यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। फिर यहाँ पे हम एक टर्म डिफाइन करते हैं ससेप्टिबिलिटी, जिसको हम लोग कुछ ऐसे साइ सिंबल से डिनोट करते हैं। ससेप्टिबिलिटी देखिए क्या होता है, हमें पता है कि जब भी हमने कोई मैटर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा
तो ये खुद इसके एटम अरेंज हो गए एक ऑर्डर में। तो इसके अंदर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो आ रहा है आई, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, कितना ज्यादा बाहर का जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है एच के प्रोपोर्शनल है, और यहाँ जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसी को हम लोग ससेप्टिबिलिटी बोल रहे हैं ना। आई और एच की यूनिट सेम होगी, एम्पियर मीटर। तो इसका मतलब ससेप्टिबिलिटी जो होगा वो डायमेंशन लेस होगा, और यूनिट लेस भी है ना, वो बस एक रेशियो है ना, जितना ज्यादा एच होगा उतना ज्यादा वहां इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आएगा। फिर यहाँ पे हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं, परमिएबिलिटी। म्यू, हमने जैसे कोई भी मैटर लिया और इसको कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट में रखा, तो अब क्या होता है, ये इसमें डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो गया, तो उसका बी और इसका भी मिल करके नेट भी जो अंदर आएगा बी नेट, वो जो नेट भी होगा वो एक्सटर्नल से ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, डिपेंडिंग ये पैरामैग्नेटिक है डायामैग्नेटिक है या फेरोमैग्नेटिक। डाया में कम हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक और फेरो में बढ़ जाएगा। तो ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड अंदर आया डिवाइडेड बाय एच ना, बी नॉट के करस्पॉन्डिंग कुछ एच रहा होगा ना, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने देखा ना, बी नॉट बाय म्यू ना, को हम लोग परमिएबिलिटी बोलते हैं ना। परमिएबिलिटी मतलब क्या हुआ, एक्सटर्नल सॉरी नेट मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो अगर आपको कहीं भी कोई भी मैटर में नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो वहां की परमिएबिलिटी और जो आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड निकाला है ना, उसको यूज करके आप ऐसे लिख सकते हैं कि वहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। फिर हम लोग एक टर्म डिफाइन कर सकते हैं, रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो कोई इस बात से परेशान नहीं होना कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे एच क्यों बोल रहे हैं। ये जब हम कोई भी मैटर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो कैसा बिहेव कर रहा है, इस चीज को जब स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने उसको मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोला है ना। अदरवाइज मैग्नेटिक फील्ड मतलब बी जो हम पीछे देखें वही रहता था। रिलेटिव परमिएबिलिटी हमेशा क्या होगा, कोई भी मीडियम की परमिएबिलिटी अपॉन में म्यू नॉट ना। म्यू हमें क्या बताता है, परमिएबिलिटी हमें क्या बताता है, कितना अंदर ज्यादा बी आ रहा है, मतलब ये कितना खुद को मैग्नेटाइज कर रहा है। जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं तो जितना ज्यादा ये, तो जब हम कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कोई मैटर को रख रहे हैं तो इसके अंदर कितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड पेनिट्रेट करके जा रहा है, एक तरह से ये मेजर कर रहे हैं ना। जितना ज्यादा अंदर मैग्नेटिक फील्ड आया उतनी ज्यादा वहां पे परमिएबिलिटी होगा। अब हम लोग यहाँ पे एक रिलेशन डिराइव कर सकते हैं, रिलेशन बिटवीन परमिएबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी। ये रिलेशन हम लोग डिराइव कर सकते हैं। देखो हमें ये पता है कि अगर हम कोई भी मैटर लेते हैं और उसको कुछ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट में रखा, मतलब वहां मैग्नेटिक इंटेंसिटी कुछ एच है, तो इसके अंदर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा ना, नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो एक तो जो ये एक्सटर्नल वाला मैग्नेटिक फील्ड है वो होगा, प्लस इंड्यूस होने की वजह से आया होगा।
अब ये वाले को आप कितना लिख सकते हो, पीछे आपने देखा था H बराबर होता है, पीछे हमने देखा हुआ है कि H बराबर होता है बी नॉट बाई म्यू नॉट ना, ये हर जगह वैलिड है ना, बी नॉट बाई म्यू नॉट ना, कोई भी मीडियम हो। और इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है उस पर डिपेंड करेगा। एक सेकेंड, तो यहां से हम बी नॉट की वैल्यू कितनी बोल सकते हैं, म्यू नॉट इंटू एच, और इंड्यूस वाला जो पार्ट होगा वो हम म्यू नॉट इंटू आई करके निकाल सकते हैं। तो इन दोनों की वैल्यू जब हम यहाँ पे डालेंगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट आई। और हमें पता है नेट मैग्नेटिक फील्ड हम ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू इंटू एच, तो इससे म्यू बाय म्यू नॉट की वैल्यू आ जाएगी, और यहां देखिए आई की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट, अभी पहले कॉमन कर लेते हैं, एच प्लस आई, आई को हम लिख सकते हैं, हमने पीछे देखा था ना आई क्या होता था, ससेप्टिबिलिटी इंटू एच होता था, तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं ससेप्टिबिलिटी इंटू एच। तो एच हर जगह से कॉमन होके कट जाएगा, तो म्यू इक्वल टू आ जाएगा म्यू बाई म्यू नॉट इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी, मतलब रिलेटिव परमिएबिलिटी बराबर होगा 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है ना, रिलेटिव परमिएबिलिटी बराबर होगा 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। और देखिए आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई मैटर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसके अंदर जब नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने जाएंगे तो वहां पे दो पार्ट होंगे, एक तो एक्सटर्नल वाला प्लस एक इंड्यूस वाला। एक्सटर्नल वाला कैसे निकालते हैं, म्यू नॉट इंटू एच करके, और इंड्यूस वाला कैसे निकालते हैं, म्यू नॉट इंटू आई करके ना, और आई की वैल्यू क्या होती है, ससेप्टिबिलिटी इंटू एच। तो ये सारे रिलेशन याद रहेंगे, तो जो भी क्वेश्चन आएंगे आराम से आप कर सकते हैं। अब देखो अगर आप एक डायामैग्नेटिक मटेरियल को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे ना, अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो वहां पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस होंगी उससे रिपल्सन फील करती हैं, तो वो थोड़ा बाहर से जाएंगी, ऐसे जा रही होंगी ना, और इसमें एक इंड्यूस की वजह से अपोजिट में भी आ रहा होगा, बहुत कम होगा वो ना, तो ऐसा कुछ है डायामैग्नेटिक में। अगर हम लोग पैरामैग्नेटिक मटेरियल लेते हैं और उस मैटर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वहां पे लाइंस थोड़ा क्लोज आ जाती हैं पहले के कंपैरिजन में ना, लाइंस क्लोज आ रही है मतलब अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, इसमें अंदर मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर बी नॉट है तो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा नेट, वो क्या होगा, यहाँ पर बी नॉट से कम होगा, यहाँ पे बी नॉट से ज्यादा होगा। और अगर हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लेते हैं तो उसमें बी नॉट नेट की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा क्लोज क्लोज आ जाती हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में ससेप्टिबिलिटी हाई होती है, यहाँ बी नेट बहुत ज्यादा अंदर बढ़ जाएगा। अगर हम इनकी ससेप्टिबिलिटी देखें हर एक के लिए क्या क्या हो रही होगी, डायामैग्नेटिक मटेरियल में क्या हो रहा है, जो इंड्यूस्ड वाला है मतलब
इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन वो क्या हो रहा है, अपोजिट में इंड्यूस करा रहा है ना, तो इसका मतलब जो इसकी ससेप्टिबिलिटी होगी वो निगेटिव में हो रही होगी ना, जिधर एच है उसके अपोजिट में आ रहा है। इसकी जो डायामैग्नेटिक की ससेप्टिबिलिटी होती है निगेटिव होती है, पैरामैग्नेटिक की पॉजिटिव होगी लेकिन ज्यादा नहीं होती, 0 से 1 के बीच में होती है, और फेरोमैग्नेटिक की बहुत हाई होती है, 1 से काफी ज्यादा। तो इन सब के बेसिस पे हम इनकी परमिएबिलिटी भी देख सकते हैं ना। हमने देखा कि भाई डायामैग्नेटिक में ससेप्टिबिलिटी निगेटिव है ना, 0 से 1 -1 के बीच में कुछ रहती है, और रिलेटिव परमिबिलिटी है 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। तो ये हमारा क्या हो रहा होगा, अगर ये 0 हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, और निगेटिव होगा तो ये 1 से कम होगा, मतलब इसकी रिलेटिव परमिबिलिटी 1 से 0 के बीच में होगा ना, ये कुछ -1 तक जाता है। पैरामैग्नेटिक मैटर में ये हमारा 0 से 1 के बीच में, तो इसकी रिलेटिव परमिबिलिटी क्या हो जाएगा, 0, यहाँ पे 0 डालोगे तो 1 मिलेगा, और 1 डालोगे तो 2, तो मतलब 1 से 2 के बीच में होगा। और फेरोमैग्नेटिक की रिलेटिव परमिबिलिटी ये बहुत हाई होता है 1 से ना, तो ये 1 से बहुत हाई आएगा। फिर इसके बाद हमें एक और चीज देखनी है कि अगर हम कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो कैसे वो मैग्नेटाइज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड हटाएं तो कैसे डीमैग्नेटाइज होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस। ना कोई हमने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ले लिया, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ले लिया और उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो जब हम इसको इंक्रीज करते जाएंगे तो ये मैग्नेटाइज होता जाएगा, और फिर हम इसको डिक्रीज करने लग जाएं और हटा दे, जीरो कर दे, तो क्या होगा ना, ये हम देखना चाह रहे हैं। तो इस चीज को हम एक ग्राफ में समझेंगे। इधर हम देख रहे हैं कि इसके अंदर कितना नेट मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है ना, नेट मैग्नेटिक फील्ड जब हम एच को बढ़ाते जा रहे हैं, तो हमने देखा कि जैसे जैसे हम एच को बढ़ा रहे हैं इसके अंदर का नेट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जा रहा है। फिर मान लीजिए कोई एच तक आप आ गए, फिर एच को कम करने लग गए, तो एच को जब कम करने लग जा रहे हो तो ये ऐसे रिवर्स पाथ में जा रहा है, और एच 0 होने के बाद भी अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख के मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया तो भी अब ये मैग्नेट बन चुका है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। और अगर आपको चाहिए कि इसका मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाए तो हमें अपोजिट में एच लगाना पड़ेगा, अपोजिट में एच लगाएंगे तो ये कम होता जाएगा ना, और अगर एच और ज्यादा बढ़ाएंगे तो अपोजिट में अब इसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। फिर एच को अगर आप फिर से वापस से कम करने लग जाओगे तो अब ये ऐसे कुछ जा रहा होगा, तो ऐसा कुछ चलता है ना, ऐसा ये लूप बनने लग जाता है। अगर आप मैग्नेटाइज कर रहे हो तो ऐसा, डीमैग्नेटाइज कर रहे हो तो ये, फिर मैग्नेटाइज कर रहे हो तो ये डीमैग्नेटाइज, ऐसे चल रहा है ना। तो ये जो लूप होता है इसको हम बोलते हैं हिस्टेरिसिस लूप। हिस्टेरिसिस हिस्ट्री से रिलेटेड है, इस लूप से इसका हिस्ट्री पता चलता है कि ये पहले से मैग्नेटाइज था या नहीं ना। अगर ऐसा जा रहा है तो पहले से मैग्नेटाइज नहीं था, लेकिन ऐसा कुछ हो रहा है तो पहले से मैग्नेटाइज है। इसमें ये जो डीमैग्नेटाइज करने के टाइम पे जो इतना रह गया, ये वाला टर्म ना, इसको हम लोग बोलते हैं, एक मिनट, इसको कुछ बी आर से डिनोट कर देते हैं, और ये जो अपोजिट में आया उसको
ये मान लो O है, इधर हम लोग कुछ पॉइंट A तक गए, ये कुछ B तक आए, ये C तक आए, तो OB वाली जो लेंथ है वो BR है ना, इसको हम बोलते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिक फील्ड, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। और OC को हम बोलते हैं कोर्सिविटी। अब देखिए यहाँ पे ये जो लूप बन रहा है ना, ये वाला पार्ट उसका क्या बता रहा है कि जब हमने मैग्नेटिक फील्ड हटा दी तो कितना ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अब भी बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बना हुआ है ना। जितना ज्यादा रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होगा उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बना होगा। और अगर जो भी इसमें मैग्नेटिक फील्ड आ गई उसको तोड़ने के लिए हमें अपोजिट में कितना बी लगाना पड़ेगा, वो कोर्सिविटी से पता चलता है ना। जितना बड़ा ओसी होगा मतलब उतना ज्यादा हमें अपोजिट में बी लगाना पड़ेगा, जो बी बन गया इसके अंदर उसको तोड़ने के लिए ना, जीरो करने के लिए। फिर देखो यहाँ मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन जब ऐसे चलता है तो इस लूप का ये जो एरिया आता है, ये एरिया जितना ज्यादा बड़ा होगा वो उतना ज्यादा वहां पे एनर्जी का लॉस होता है मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने में। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि एरिया ऑफ लूप अब देखिए कई बार हमें ऐसा रिक्वायरमेंट रहता है कि कोई हम ऐसा मैग्नेट लें, मैटर लें, जिसको जब हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो वो मैग्नेटिक फील्ड उसमें आ जाए और जैसे हटाएं तो वापस खत्म हो जाए। और कई बार ऐसा रिक्वायरमेंट होता है कि वो बना रहे, दोनों टाइप के रिक्वायरमेंट रहते हैं। तो उस बेसिस पे ये जो लूप होगा अलग अलग टाइप का हमें दिखेगा। कोई मैटर में अगर मान लो ये लूप कुछ ऐसा बन रहा है, एक मिनट, किसी जगह पे हो सकता है ऐसा लूप बने और किसी जगह पे हो सकता है ऐसा लूप बने। इस लूप में क्या है, बी आर की वैल्यू ज्यादा है और ओ सी की वैल्यू ज्यादा है। मतलब अगर हम डीमैग्नेटाइज करेंगे तो यहाँ पर अंदर मैग्नेटिक फील्ड बचा रह जाएगा ना, और फिर उसको हटाने के लिए हमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपोजिट में मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ेगा, ओसी भी ज्यादा है। तो ऐसा जिसका लूप होगा वो हमारे लिए कहाँ यूजफुल है, जहां पे हमें परमानेंट मैग्नेट टाइप बनाने हैं। अगर कहीं पे हमें परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो वहां पे जो मैटर का लूप ऐसा आ रहा है मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन तो वो सुटेबल होगा। लेकिन कहीं पे अगर जैसे हमने डीमैग्नेटाइज किया तुरंत ये वाला पार्ट एकदम कम हो गया, ये वाला पार्ट भी कम है, थोड़ा से में अपोजिट में थोड़ा सा अपोजिट में मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो वो जीरो हो गया। ऐसे वाले कहाँ यूजफुल है, जैसे हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने होते हैं, उनको जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो तुरंत वो मैग्नेट बन जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाते हैं नॉर्मल हो जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। उसके लिए ऐसे लूप वाले बॉडी सुटेबल होंगे। तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि कौन से लूप वाले मैटर का कहाँ यूज करना है। अगर हमारी रिक्वायरमेंट है कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड आए मैग्नेटिक ये मैग्नेटाइज हो जाए, जैसे हटाऊं तो डीमैग्नेटाइज हो जाए, तो उसके लिए ऐसा लूप सुटेबल है, छोटे एरिया वाला। इलेक्ट्रोमैग्नेट में ऐसा ही रिक्वायरमेंट रहता है।
ट्रांसफॉर्मर हो गया। ट्रांसफॉर्मर में हम चाहते हैं कि जैसे ही बार बार करंट का डायरेक्शन चेंज होता है तो बार बार उसके अंदर मैग्नेटाइज होता है, डीमैग्नेटाइज होता है। तो अगर वो ये बड़ा लूप होगा तो बहुत एनर्जी का लॉस होगा, छोटा लूप होगा तो एनर्जी का लॉस कम हो पाएगा। जिनके लूप ऐसे छोटे एरिया बनाते हैं उनको हम लोग सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं, सॉफ्ट फेरो मैग्नेटिक मटेरियल। और ये सब हम फेरो मैग्नेटिक के लिए ही देखते हैं ना, और जिनमें ये लूप बड़ा रहता है उनको हम लोग हार्ड फेरो मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। ये सब देखिए मेंस का टॉपिक है, मैंने उस हिसाब से आपको आइडिया दे दिया है। अगर अगर आपको अभी भी थोड़ा बहुत डाउट है तो थोड़ा बहुत आप एनसीईआरटी रेफर कर सकते हैं ना। अब इससे रिलेटेड मैं एक दो प्रॉब्लम करा देता हूँ, बाकी आप जो भी डाउट लगे मॉड्यूल अच्छे से कर लीजिए, मॉड्यूल के सॉल्व एग्जाम्पल इन टेक्स्ट तो हो जाएगा और क्लियर। तो आप देखिए हम लोग इस पे एक प्रॉब्लम करते हैं। सपोज हमने एक सोलेनॉइड लिया जिसमें 500 टर्न्स है पर मीटर और उसमें करंट आ रही है 3 एम्पियर की, और इस सोलेनॉइड के अंदर हमने एक आयरन रखा ना, आयरन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है जिसकी रिलेटिव परमेबिलिटी दी है 5000। तो हमें बताना है यहाँ पर कि उसके अंदर मैग्नेटिक इंटेंसिटी कितनी है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी मतलब क्या है, एच। मैग्नेटाइजेशन कितना हुआ है मतलब आई, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर कितना है ना, नेट मैग्नेटिक फील्ड अंदर कितना है ना, ये बताना है। तो हमें पता है कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हम कैसे निकालेंगे। हमने एक सोलेनॉइड लिया है, सोलेनॉइड के अंदर ना हमने एक ऐसे सोलेनॉइड लिया है और इसके अंदर एक मैग्नेट आयरन का ऐसे पीस रख दिया। तो सोलेनॉइड के अंदर पहले तो बी कितना होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट एन आई। एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो वो दिया है आपको 500, आई दिया है। तो म्यू नॉट को अगर आप इस साइड ले आओगे तो बी नॉट बाई म्यू नॉट, एच आ जाएगा ना, एच की वैल्यू क्या होगी, एन इंटू आई। एन दिया है आपको, आई दिया है, तो आपने यहाँ पे एच निकाल लिया। फिर आपको बताना है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। नहीं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें देखिए यहाँ पे रिलेटिव परमिएबिलिटी दिया है। रिलेटिव परमिएबिलिटी बराबर वो क्या होता है, 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। तो ये अगर 5000 दिया है तो ससेप्टिबिलिटी भी लगभग कितना बोल सकते हो आप, सब परमिएबिलिटी के बराबर ही होगा, लगभग 5000। 1 कम करने से कोई फायदा नहीं है। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हमें पता है आई एन टू एच होता है, तो ये रख देंगे। तो ये हमारा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आ गया। यूनिट क्या होगी, एम्पियर। एक सेकंड देख लेते हैं ना, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये हमारा होता है आई इन टू ए, एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर, और ये मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब। तो ये एम्पियर पर मीटर होता है। सॉरी मैंने पीछे यूनिट इसकी गलत बोल दी, एम्पियर पर मीटर है ना, पर मीटर है ये, माइनस यहाँ पे गलत हुआ है, एम्पियर पर मीटर है ये ना, वही सेम यूनिट इसकी भी है ना, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की एम्पियर पर मीटर है। फिर है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड कोर। नहीं, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड कोर अगर चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने का क्या तरीका है, रिलेटिव म्यू इंटू एच कर सकते हैं ना आप। वहां पर कोई भी जगह पर अगर वहां का म्यू इंटू एच करेंगे तो उससे में वहां का नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा। और म्यू कैसे निकालेंगे, हमें पता है म्यू आर बराबर होता है म्यू बाय म्यू नॉट। तो म्यू यहां से निकाल सकते हैं, म्यू आर इंटू म्यू नॉट
इंटू एच। म्यू नॉट की वैल्यू पता है, म्यू आर दिया है, एच निकाल दिया है ना? यहाँ पे हमने म्यू नॉट इंटू एच की वैल्यू हम यहाँ से भी डाल सकते हैं। एच को हम बोल सकते हैं बी नॉट बाई म्यू नॉट, तो ये कट जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं म्यू आर इंटू म्यू नॉट इंटू बी नॉट बाई एच। बी नॉट ये वाला बी ना, सॉरी, बी नॉट इंटू म्यू नॉट। तो अब म्यू आर पता है, बी नॉट आपको निकालना आता है, तो यहां से आप ये निकाल सकते हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सा रिलेशन का क्या मतलब है। बाकी आप मॉड्यूल के सॉल्व एग्जाम्पल कर लीजिए, इन टेक्स्ट कर लीजिए। अगर कोई डाउट है तो व्हाट्सएप पे बताइए मुझे ना। तो ये अब प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हो गया कंप्लीट। अब 2 टॉपिक और बचे हैं, उनके वीडियो डालता हूँ कुछ दिन में। थैंक यू एवरीवन।